याद कीजिए अगस्त 2011 की वो घटना, बाबा रामदेव का वो आंदोलन, दिल्ली का रामलीला मैदान और पुलिसिया कार्रवाई। और जैसे उसके बाद बाबा रामदेव ने यह तय कर लिया कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। और आज उसी क्रम में लगातार देश भर में घूमते रहने के बाद उन्होंने जो तय किया था कि तब तक हरिद्वार अपने उस प्रवास में नहीं जाऊंगा जो कि उनका स्थायी प्रवास है, जब तक कि कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ नहीं लेता हूं। और आज उन्होंने इस बात को पूरा किया। योग गुरु बाबा रामदेव आज 9 महीने बाद हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ पहुंच गए। जोरदार स्वागत वहां हुआ और यह प्रण लिया गया था कि जब से चुनाव की घड़ी आई थी तब से प्रण ले लिया गया, कांग्रेस का मटियामेट करना है और उसके बाद ही पतंजलि योगपीठ जाना है। उन्होंने आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जोरदार प्रचार किया और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत भी मिली। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को माना भी कि चुनाव में बाबा रामदेव का अहम योगदान रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में दरअसल बाबा रामदेव के किए गए प्रयासों का एक अहम योगदान है। हमने एक संकल्प लिया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर 9 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले साल के सितंबर महीने में हमने कहा था कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे हम आसन कराते कराते सत्ता पर सिंहासन पर मोदी को बैठाएंगे और तभी लौट करके आएंगे। ये एक बहुत जोखिम भरा हमारा संकल्प था, लेकिन भगवान ने लाखों कार्यकर्ताओं के तपने और करोड़ों देशवासियों के सहयोग ने इसे पूरा करवाया। अपने योग शिविरों के जरिए उन्होंने प्रचार किया और इलेक्शन कमीशन ने सवाल भी उठाया, कुछ बातें भी कह दी राहुल गांधी के बारे में। और नाराजगी इलेक्शन कमीशन की हुई, कई जगहों पर केस चल रहे हैं और सारे केसेस अब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ सुने जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच खुशी की खबर बाबा रामदेव के लिए ये कि तुलना जयप्रकाश नारायण से की गई, गांधी से की गई, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बाबा रामदेव की, और आज वो हरिद्वार पहुंचे हैं। तो ये एक असर, अब एक असर वो जो लखनऊ में दिख रहा है, आम चुनाव में मिली करारी हार। और इस पर आज मंथन के लिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी की चिंतन बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने पार्टी प्रत्याशियों, मंत्रियों और दूसरे नेताओं के साथ हार की वजहों पर चर्चा की। कल अखिलेश यादव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि हार के बाद मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल भी हो सकता है। और केंद्र सरकार की नाराजगी में एक माहौल बन गया था कि अब की भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया जाए, ये आम लोगों में भावना बन गई। जो है उन्होंने सबकी बात एक एक करके सुन लिया और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा जाओ सब जनता के बीच में जाओ, जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कहा घबराना मत, और लोकतंत्र में ऐसा होता रहता है। बहरहाल सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है और इसके लिए सोचना है कि हमें अगला कदम हमारा क्या होगा। साल 2004 में हुए चुनाव में 39 सीटें, साल 2009 में हुए चुनाव में 24 सीटें और साल 2014 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटें। और समाजवादी पार्टी का ये घटता ग्राफ चिंता की वजह तो भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका। और इसीलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अखिलेश यादव से इस्तीफे की मांग कर डाली। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अगर बूथ कैप्चर न होता तो शायद बनारस से अकेले एमपी बन के आए होते और ऐसे में उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के साइड इफेक्ट के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। इतनी घटनाएं तो आपने देख ली। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं खींचतान है और उसका असर दिखा कि उत्तराखंड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह टिहरी से विधायक दिनेश धाने को मंत्री बनाया गया है। दरअसल अमृता रावत के पति सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, आपको याद होगा, और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव भी नहीं लड़ा और इस कारण से उनकी पत्नी अमृता रावत की कुर्सी पर ग्रहण लग गया। चुनाव में अमृता पर पार्टी में भीतर घात का भी आरोप लगाया गया। हालांकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर मिली कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफा मांगकर यह तय कर दिया था
कि उनकी छुट्टी तय है। पति भारतीय जनता पार्टी में तो पत्नी कितने दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल में रह सकती थी, ऐसे में जबकि हरीश रावत और सतपाल महाराज की सियासी अदावत जग जाहिर है। मुझे तो कहीं आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और कुछ आर्टिफिशियल यदि बादल आप पैदा कर सकते हैं तो करिए। दिल्ली जिस तरह से कह रही है कि नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, अमेरिका रावत ने भी कहा है। मुझे नैतिकता की सीख जो है भाजपा से लेने की जरूरत नहीं है। हरीश रावत थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और सवाल उनसे यह किया गया था कि आपकी सरकार पर खतरे के बादल है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो खतरे के बादल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और फिर सवाल किया गया कि नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए, बिहार में इस्तीफा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना और नैतिकता पढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, यानी कि बने रहेंगे सरकार में। 5 सीट जो उत्तराखंड की है कांग्रेस हार गई है, पिछली दफा 5 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र। शिवसेना ने किस तरह से तारीफ के पुल बांधे हैं नरेंद्र मोदी की, जरा अपने आप में वो भी सुनिए और समझिए कि मंतव्य क्या है, मंशा क्या है। शिवसेना ने नरेंद्र मोदी को महानायक बताया है और उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। सिकंदर और नेपोलियन के सामना के जरिए जो मुखपत्र है शिवसेना का, उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला 27 सालों बाद जेल से छूटे थे, तब जनता ने उनका कुछ इसी तरह से स्वागत किया है जैसा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी का, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो या फिर वाराणसी में किया गया है। सामना में यह भी लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के सबसे चर्चित नेता हैं और उन्होंने इतिहास बना दिया है। महाराष्ट्र की जनता को उनका बेसब्री से इंतजार है, ये कहना है सामने का। यहां आपको ये बताते चलें कि अकाली दल और शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अपना दल, ये 5 सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और शिवसेना के भी प्रतिनिधियों को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जाना है। मंत्रालय कौन सा मिलेगा, कितने प्रतिनिधि जा पाते हैं, ये सब तय होना है और उसके पहले इस तरह की तारीफ के अपने खास मायने हैं। लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं, मतदान हो गया, मतगणना हो गई, नतीजे आ गए। अब सारे सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम यह है कि आने वाले दिनों में 26 तारीख को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनेंगे। वो प्रोटेम स्पीकर 27, 28 और 29 तारीख को शपथ दिलाएंगे नए सांसदों को और उसके बाद एक संयुक्त अधिवेशन 4 जून को बुलाया गया है और राष्ट्रपति दोनों सदनों को उस दिन संबोधित करेंगे और इस तरह से फिर 16वें लोकसभा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। आज बस इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।